हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये आज हमारा प्रीएम्बल का क्या सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो आज क्या कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के साथ ही प्रीएम्बल क्या कर देंगे, अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला लेक्चर देख लो। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें जो है कवर की है, और इसमें अभी जो भी कीवर्ड्स और अमेंडमेंट वगैरह वगैरह है वो क्या कर लेंगे, अपन कवर कर लेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी कीवर्ड देखेंगे अपन जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस हमने कहाँ से लिया है? जस्टिस लिया है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहाँ से? 1970 में। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब हमने जस्टिस वहां से उठाया। तो जस्टिस में क्या आएगा? तो भैया जस्टिस में तीन कीवर्ड्स आएंगे, एक होगा सोशल, एक होगा इकोनॉमिक, और एक होगा पॉलिटिकल। क्या होगा? पॉलिटिकल। ठीक है, बेसिकली तीन जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, अब ये जो जस्टिस है कहाँ पे रिप्रेजेंट्स किए गए भैया? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपके जो जस्टिस का यानी जस्टिस के लिए बेसिकली जो प्रोविजंस है आपको फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएंगे भैया। ठीक है, जैसे कि सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस जो भी है वॉट एवर। ठीक है, उसके अलावा मिल जाएंगे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आपको क्या मिल जाएंगे, ये जो जस्टिस के लिए प्रोविजंस है वो क्या मिल जाएंगे बेसिकली। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जस्टिस कहाँ पे सिक्योर किया है? सिक्योर थ्रू द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो अब देखेंगे सोशल जस्टिस यानी क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस यानी क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस यानी क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिर अब सोशल जस्टिस यानी क्या होता है भाई? सोशल जस्टिस देखो, सोशल जस्टिस यानी क्या होता है भैया? इक्वल ट्रीटमेंट। क्या होगा? इक्वल ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद होगा एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। क्या होगा भैया? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। ये बात अभी यहाँ पे ध्यान में रखो। ठीक है, देखो भैया, अब क्या इक्वल ट्रीटमेंट यानी क्या होगा भाई? जो भी हमारे ऑल सिटीजन्स है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स, यानी सभी सिटीजन्स को क्या मिलेगी भैया? इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑल सिटीजन, जो भी इंडिया के हमारे सिटीजन्स है उन्हें क्या मिलेगी भैया? इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर इक्वल ट्रीटमेंट अगर मिल रही है तो कैसे मिलेगी भाई? उनके साथ कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा भैया। क्या नहीं होगा उनके साथ? यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किस बेसिस पे भैया? तो रेस, कास्ट, सेक्स, कलर, रिलीजन, सो ऑन या फिर एक्सेट्रा। ठीक है, इन बेसिस पे भैया हमारे इंडिया के जो भी सिटीजन है उनके साथ डिस्टिंक्शन नहीं हो किया जा सकता। इसे ही कहते हैं सोशल जस्टिस, यानी ये हो गई इक्वल ट्रीटमेंट। क्या हो गई भैया? इक्वल ट्रीटमेंट हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भैया आप इस रेस के हो, आपको ये हक नहीं है, आप इस कास्ट के हो भैया, ये हक नहीं है। ठीक है, आपका सेक्स भाई, जेंडर चेंज है भाई, आप फीमेल हो भैया, आपको ये आप ये नहीं कर सकते। ऐसे कुछ नहीं है ना, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेंगी। क्या भैया? इक्वल ट्रीटमेंट मिलेंगी। ठीक है, अब प्रीवियसली ऐसे इशू थे कि पबर्टी, जब पबर्टी की एज में क्या आ जाते हैं, जब लड़की आ जाती है तो उनको किसी यानी ऐसे कुछ टेम्पल्स थे वहां पे उनके एंट्री नहीं मिलती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इंटरफेयर वगैरह करके मिला था। ठीक है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इतना डिप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि सोशल जस्टिस यानी क्या भैया? इंडिया के जो सिटीजन्स है उनके साथ किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे? कलर, कास्ट, सेक्स, इस बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी को कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए ध्यान में रखा पॉवर्टी वाला केस। ठीक है, या फिर जस्ट इमेजिन करो कि एक टेम्पल है। ठीक है, इस टेम्पल में सर्टन कास्ट के लोग जा सकते हैं, सर्टन कास्ट के नहीं जा सकते। क्या है भाई? इक्वल ट्रीटमेंट होगी कि भैया? नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगी क्या भैया? नहीं भैया, इक्वलिटी है ही नहीं। फिर क्या हो गई? इक्वलिटी है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पेशल प्रिविलेज आ गया। क्या आ गया? स्पेशल प्रिविलेजेस आ गया। दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना भैया अभी। स्पेशल प्रिविलेज भी आ गया, अगर एक कास्ट के जा नहीं सकते तो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए क्या भैया? स्पेशल प्रिविलेजेस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? डिस्टिंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्टिंक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो सोशल जस्टिस है इसका एक डायमेंशन भी है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, क्या है भैया? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, अब देखो भैया एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस क्या क्या होता है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस का मीनिंग होता है भाई ट्रू इक्वालिटी। क्या? ट्रू इक्वालिटी।
क्या मीनिंग होता है भैया? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस का मीनिंग ही होता है ट्रू इक्वालिटी। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या फिर क्या आप कह सकते हो आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर इंडिविजुअल को क्या राइट्स नहीं मिल सकते, कुछ स्पेशल राइट्स नहीं मिल सकते या फिर कुछ स्पेशल एडवांटेजेस नहीं मिल सकते। क्या नहीं मिल सकते? स्पेशल एडवांटेजेस नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, यानी क्या करना चाहिए कि बेसिकली सभी को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। बेसिकली सभी को क्या एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। ये हो गई एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। सोशल जस्टिस में क्या आएगा कि इक्वल ट्रीटमेंट आ जाएगा भैया। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा कि इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शंस। ठीक है, इसके अलावा एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज भी आ जाएगा भैया, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस या फिर प्रिविलेजेस। ठीक है, वही फिर टेम्पल वाला एग्जांपल अगर लेते हैं तो ठीक है, तो क्या है भैया, यह कास्ट का एक है और ये कास्ट का एक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? डिस्टिंक्शन हो रहा है। नहीं भैया तुम नहीं जा सकते, ये जा सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? इनके लिए तो प्रिविलेज हो गया, लेकिन इसके इनके लिए क्या हो गया भैया? वो स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं हो गया ना। यहाँ पे तो क्या आ गई फिर? इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ना कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये पहला प्रोविजन भी आपको यहाँ पे बता रहा है इक्वल ट्रीटमेंट वाला कि भैया इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिल रही है, और एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज ये भी क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी स्पेशल प्रिविलेजेस है ना। ठीक है, क्या है यहाँ पे? स्पेशल प्रिविलेज मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, तभी वो यहाँ पे क्या टेम्पल को एसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन और एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस का मीनिंग ही हो जाता है भाई ट्रू इक्वालिटी। किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को या फिर कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा उस सेक्शन सोसाइटी का, उस सेक्शन को कुछ ऐसे एडवांटेजेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा राइट है, एडवांटेजेस राइट्स ऐसे नहीं मिल सकते हैं, उसे ही कहा जाता है भैया सोशल जस्टिस। ठीक है, फिर एक कहा था इंप्रूवमेंट्स। भाई इंप्रूवमेंट्स करना है जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, क्या करना है भाई? उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो, इनके लिए क्या करना है भैया? ट्राई करना है हमको, प्रयत्नशील रहना है भैया। ठीक है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, वुमेन हो गए, ओबीसी हो गए। ठीक है, इनकी कंडीशंस क्या भैया? अच्छी हो। ठीक है, इनकी कंडीशंस में इंप्रूवमेंट हो, इसके लिए भी हमें क्या करना है? ट्राई करना है। ये भी कहाँ पे आ जाएगा? ये भी आ जाएगा भैया सोशल जस्टिस में। ठीक है, तो बेसिकली तीन कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है कि इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, और इंप्रूवमेंट करना है भाई, जो भी बैकवर्ड सेक्शन है ना उनके उनकी कंडीशंस क्या है? इंप्रूव हो। क्या इंप्रूवमेंट करना है उनकी, इनकी कंडीशन के सॉरी इंप्रूवमेंट करना है भाई। जो भी बैकवर्ड सेक्शन है उनकी कंडीशन में क्या, उनकी कंडीशन को क्या करना है? इंप्रूव करना है। क्या करना है? इंप्रूव करना है। ये आ जाएगा सोशल जस्टिस में। ठीक है, तो सोशल जस्टिस समझ में आएगा भैया कि इक्वल ट्रीटमेंट। क्या हो गया? इक्वल ट्रीटमेंट, कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा वहां पे। क्या रहेगा? सोशल जस्टिस। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ये आप देख सकते हो इक्वल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स में आएगा तब सोशल जस्टिस का वो पोर्शन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब भी आप पढ़ोगे तो ये आप ध्यान में रखना है ऐसा। ठीक है, या फिर जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तब वो प्रीएम्बल के साथ आपको क्या करते आना चाहिए? कोरिलेट करते आना चाहिए। अगर आप कोरिलेट करना सीख गए तो मेंस के आंसर राइटिंग में क्या जाएगा भाई, या फिर इंटरव्यू में क्या जाएगा, बहुत बढ़िया आप सफल हो पाओगे, क्योंकि कोरिलेट कर पाओगे भाई प्रीएम्बल में ऐसे कहा गया था, यहाँ आया सोशल जस्टिस, लेकिन ये जो प्रोविजंस है फिर यहाँ पे दिए गए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में। बस भाई कुछ नहीं, केयरफुल रीडिंग चाहिए और एक अच्छा गाइडेंस। बस इतना ही पॉलिटिकली काफी है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चलो फिर उसके बाद क्या है भाई? पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस यानी क्या होता है भैया? तो भाई नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या है इकोनॉमिक जस्टिस? ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना है। ठीक है, किसके बेसिस पे भैया? इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पे। ठीक है, क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किस बेसिस पे? इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, बेसिकली कहता है कि भाई जो भी इनकम है, ठीक है, उसमें जो भी हमको बेसिकली क्या कहते हैं उनको, जो भी ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज दिख रही है, यानी जो बहुत सारी हमको इनइक्वालिटीज दिख रही है, कहाँ पे दिख रही है भैया? इनकम में दिख रही है। किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कमी है। वेल्थ में दिख रही है भैया। काय में दिख रही है? वेल्थ में दिख रही है। ठीक है, उन सबको क्या करना है भैया? उन सबको हमको एलिमिनेट करना है। क्या करना है भैया?
एलिमिनेट करना है। जैसे कि आपको आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये लाया गया है भैया, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो। नहीं तो अभी आप देखते हो तो क्या क्या होता है, अभी भी आप देखो बहुत से यानी वर्ल्ड में भी और इंडिया की कंडीशन भी वैसा है। क्या है भैया, मेल को ज़्यादा सैलरी दी जाती है सेम काम के लिए, वही सेम काम के लिए फीमेल को कम सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो ये आ गया भैया इकोनॉमिक जस्टिस में। यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये नहीं करने का है अपने को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहाँ पे बताया गया है, ये बताया गया है इकोनॉमिक जस्टिस में। इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहना चाहिए पीपल के बीच में। किस बेसिस पे, तो भैया तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे। क्या, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे आ गया है भैया यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी क्या करना है हमको भाई, राइट टू प्रॉपर्टी देख लो भैया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था भैया, फंडामेंटल राइट था। ठीक है, क्या कर दिया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया। अब यह आर्टिकल 300A में है, पार्ट 12 में। कहाँ पे, पार्ट 12 में। क्या है भैया, लीगल राइट है। क्या है भैया, लीगल राइट है। लीगल राइट वगैरह मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया था। ठीक है, लीगल राइट है भैया। अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट्स अगर रहता तो क्या हो जाता था भैया, पहले हमारे यहाँ क्या थे, जमींदार थे, बहुत की जमीनें यानी जो गरीब लोग थे उनकी जमीनें भी क्या छीन ली गई थी छीन ली। ठीक है, अब इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए भैया। तो देखो क्या रही थी, बहुत इनइक्वालिटी रही थी। ठीक है, फिर क्या लाया गया भैया, सीलिंग भी, लैंड सीलिंग करके आया था। क्यों लाया गया था भैया, वही कि भैया एक आदमी के तरफ इतना ही लैंड होने को होना। ठीक है, उन यानी अगर जस्ट क्या था कि अगर किसी के पास 200 एकड़ अगर जमीन थी तो लैंड सीलिंग से नहीं भैया आप 85 एकड़ रख सकते हो। ठीक है, जो 150 एकड़ बची हुई थी इसमें से वो क्या कर दी भाई, औरों को बांट दी जिनके पास जमीन नहीं थी। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या करने का है, प्रयास करने का, बेसिकली यहाँ पे क्या करने का ट्राई किया गया था, इक्वेलिटी लाने का। नहीं तो क्या रहती भाई, इनइक्वेलिटीज रहती ना, किसी के पास बहुत जमीन, किसी के पास कुछ भी नहीं। ठीक है ना, कोई बहुत ही अमीर रहता और कुछ लोग बहुत ही गरीब रहते। ठीक है, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया भैया, फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट कर दिया गया। समझ में आ रहा है। अभी राइट टू, अगर फंडामेंटल राइट अगर रहता, ठीक है, और फंडामेंटल राइट जैसे कि आपको पता है क्या है, जस्टिशिएबल है। पता है ना क्या है जस्टिशिएबल है, फिर क्या हो जाता, ये कोर्ट में दौड़ जाते भैया कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। यानी सरकार बहुत कुछ काम यहाँ पे नहीं कर पाती थी। ठीक है, जैसे कि दौड़े ही थे कोर्ट में कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट्स का तो क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। खाली मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक जस्टिस यानी ये होता है। ठीक है, ये थोड़ा एग्जांपल्स बताने की मैंने यहाँ पे आपको कोशिश की। ठीक है, ये हम कोरिलेट करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस जब वो केसेस पढ़ेंगे ना जहाँ पे आएगा राइट टू प्रॉपर्टी वाला किस्सा। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ पे कोरिलेट कर लेंगे, तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी खाली इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इकोनॉमिक जस्टिस यानी क्या होता है, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, इनइक्वालिटीज क्या करनी है, कम करनी है, चाहे वो इनकम में हो, वेल्थ में हो, सो ऑन। ठीक है, इसे ही कहा जाता है भाई इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस यानी क्या था, इक्वल ट्रीटमेंट था। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस यानी क्या था भाई, डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, यही अगर इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस अगर, जस्ट सेकंड दे दो, यही अगर इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस अगर मिल जाते हैं तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब भैया ये क्या बवाल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कुछ नहीं होता कि भाई जो भी रिसोर्सेस है, जो भी रिसोर्सेस है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसका क्या होना चाहिए भाई, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसे क्या कहा जाता है भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी क्या होता है। ठीक है, तो क्या है भैया, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस का, अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम भाई, क्या है रिजर्वेशन सिस्टम है, ये अफर्मेटिव एक्शन है। क्या है, अफर्मेटिव
अफर्मेटिव एक्शन है, ये लेना ही पड़ा था ना हमको, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटीज थी भाई। समाज का एक पक्ष था जिसको क्या एक्सप्लॉइट बहुत किया गया था, उनको कुछ राइट नहीं थे हिस्ट्री में अगर देखे तो, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव एक्शन जो है, रिजर्वेशन क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है। इसको एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है इक्वलिटी के लिए, ठीक है। ये अफर्मेटिव एक्शन है भैया, समझ रहे हो ये क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है। समझ में आ रहा है ना ये क्या है, अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन जो है, ठीक है, ये देना ही पड़ा था ना, ठीक है। इसी कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी क्या होना चाहिए भैया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का और अपॉर्चुनिटीज का, ठीक है। इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे बनता है भैया, जब सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस क्या आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इक्वलिटी है बेसिकली, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अगर बोल रहा है तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा भैया, इक्वलिटी का ही प्रिंसिपल रहेगा ना भैया। इसका क्या प्रिंसिपल रहेगा, इसका इक्वलिटी का है। घूम फिर के अगर आए तो सभी चीजें इक्वलिटी पे आके ही रुकती है ना, ठीक है। तो क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल भी क्या रहेगा भैया, इक्वलिटी ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया भैया, ठीक है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, और ये था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। उसके बाद देखो भाई पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस यानी क्या होता है भैया, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो फिर पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस यानी क्या होता है भाई, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। क्या, जो भी हमारे सिटीजन्स है उनको क्या मिलने चाहिए भैया, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स यानी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यानी ऐसे राइट्स क्या है, ऐसे राइट्स रहते हैं पॉलिटिकल राइट्स क्या, जो बेसिकली यानी कंट्री का जो बेसिकली गवर्नेंस सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो राइट्स दिए हुए रहते हैं उसे कहा जाता है पॉलिटिकल राइट्स। उसे क्या कहा जाता है भैया, पॉलिटिकल राइट्स। और डेमोक्रेसी के लिए क्या है, बहुत ही इसेंशियल रहते हैं। क्या रहते हैं, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इसेंशियल रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 क्या कहता है भाई, कोई भी भैया अगर 18 एज का हो गया तो इलेक्टोरेट रोल में क्या हो जाएगा, मतदाता यादी में क्या हो जाएगा भैया, उसका नाम आ जाएगा और रजिस्टर कर पाएगा। ये कहता है आर्टिकल 325। ये कहता है कि भैया तुम इस रेस के हो, इस कास्ट से हो, इस सेक्स के हो, इस रिलीजन से, ऐसा डिस्टिंक्शन विस्टिंक्शन कुछ नहीं रहेगा भाई। भाई चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, आप किसी भी कास्ट के हो भैया, किसी भी रेस के हो, ठीक है। आपको क्या इलेक्टोरल रोल जो है, मतदाता लिस्ट जो रहती है, मतदाता की यादी, उसमें आपका नाम आ जाएगा, आप रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। ये कौन कहता है भैया, ये आर्टिकल 325 कहता है। तो क्या आ गई भैया, इक्वेलिटी आ गई, ठीक है। अब आर्टिकल 325 भी जरूरी है ना भैया, अगर आपका मतदाता की यादी में इलेक्टोरेट रोल में, ठीक है, अगर नाम ही नहीं है भैया, क्या है, नाम ही नहीं है मतदाता की यादी में, तो क्या आप वोट कर पाओगे भैया, नहीं कर पाओगे ना। तो ये जो आर्टिकल 325 ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका पॉलिटिकल राइट हो गया भैया। क्या हो गया आपका पॉलिटिकल राइट। आर्टिकल 326, ठीक है, क्या कहता है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रहेगी भाई। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रहेगी, ठीक है। यानी जो भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या भैया, जो भी अबो 18 ईयर्स रहेगा वो क्या कर पाएगा, वोट कर पाएगा। लेकिन डायरेक्टली वोट कर पाएगा क्या, नहीं भाई, उसको सबसे पहले अपना नाम इलेक्टोरेट रोल में लाना पड़ेगा, यानी नोंदनी करनी पड़ेगी उसकी, मतदाता यादी में उसका नाम होने को होना, तभी फिर क्या कर पाएगा, वोट कर पाएगा। तो ये हो गया भाई आपका पॉलिटिकल राइट, है ना भाई, है ना, एक एंटाइटलमेंट सी है ना, ठीक है। जो क्या कर रहा है हमारे, यानी जो गवर्नेंस क्या करना है, सोसाइटी का गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। बेसिकली इनडायरेक्ट तो हम ही गवर्न कर रहे हैं ना, हमने तो रिप्रेजेंटेटिव बिठाए रखे हैं, रिप्रेजेंटेटिव बिठाए रखे हुए, ठीक है। तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करे, हमने चुना है इनको, तो बेसिकली हमको ही रिप्रेजेंट करे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली गवर्न कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं ना गवर्न, क्या कर रहा है, हम ही गवर्न कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गए भाई पॉलिटिकल जस्टिस, यानी क्या रहना चाहिए भैया, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स रहने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा भैया क्या होना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल राइट्स है, सॉरी, जो भी पॉलिटिकल यानी ऑफिसेस है उसमें क्या रहने चाहिए भैया, सबको इक्वल एक्सेस रहना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस है उनको, उसमें सभी को इक्वल एक्सेस रहना चाहिए,
ठीक है, जैसे कि आप प्रेसिडेंट से अगर प्रेसिडेंट को पैरडोनिंग पावर रहता है, यानी माफ़ी का पावर रहता है उनको, ठीक है। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हो तो सभी को क्या मिलेगा भैया, जो सभी कैदी है उन सभी को क्या मिलेंगी भैया, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप क्या प्रेसिडेंट से गुहार लगा सकते हो कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमने जो गुनाह किया है, हमने अभी बहुत सारी शिक्षा भी क्या कर लिया, पनिशमेंट भी, ये पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई भैया हमको, ठीक है, इसलिए अभी अब क्या कर दो, माफ़ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्टिंक्शन किया जाएगा क्या, भैया आप इस कास्ट के हो, आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ रहेगा क्या, नहीं, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो यहीं पे क्या आ जाता है फिर, जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस है उन सभी पॉलिटिकल ऑफिस का इक्वल एक्सेस रहना चाहिए सभी को, इसके साथ ही इक्वल वॉइस रहनी चाहिए गवर्नमेंट में सभी की, क्या रहनी चाहिए, इक्वल वॉइस भी रहनी चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। इसलिए तो हमने क्या करके रखा है, सीजर सीट्स जो है क्या करके रखे है, रिजर्व करके रखे है ना, क्योंकि भाई अगर ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाता इनको सीट्स में बोल रहा है, ठीक है, लोकसभा में वगैरह, ठीक है, अगर इनको रिजर्वेशन नहीं दिया रहा था तो क्या है, ये खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, यानी रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनके भी वॉइस रहनी चाहिए ना भैया गवर्नमेंट में, ठीक है। ये खैर ये रिजर्वेशन वाला जो सीट्स रिजर्व है ना, एक अलग मुद्दा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल जस्टिस यानी क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस यानी इतना होता है भाई, सभी को क्या मिलनी चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए, ठीक है, क्या मिलनी चाहिए भैया, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए, और क्या, नहीं, जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस है उनको सभी को उनको इक्वल एसेस रहनी चाहिए भैया, ठीक है। गवर्नमेंट में सभी की क्या रहनी चाहिए भैया, इक्वल वॉइस रहनी चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपके पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। समझ में आ गया भैया पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। मैं आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ तक जस्टिस किया होऊंगा, ठीक है। थोड़ी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो बहुत बार मैं खुद को रोक भी लेता हूँ, क्योंकि वो वर्ड्स मेरे को नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन स्टिक टू द पॉइंट, इतना भी आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप ये अगर लेक्चर्स देखते हो और अच्छे से बुक पढ़ते हो तो क्या है, आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, यानी आपकी जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है वो छूटेंगे नहीं, आप उसको उनको मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर जब हिंदी और अच्छी हो जाएंगी तो और अच्छे से लेक्चर्स लाएंगे, एनीवे चलो फिर। और कहाँ से लिया है भैया हमने जस्टिस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। चलो फिर आगे बढ़ते, उसके बाद देखो भैया, सॉरी भैया, उसके बाद देखते भैया लिबर्टी। अब लिबर्टी यानी क्या होता है वो समझ के लो सबसे पहले, लिबर्टी यानी भैया एक ध्यान में रखना, फ्रीडम पता है ना, फ्रीडम की लिबर्टी कहते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बेसिकली आपको कोई रोक नहीं पाता है, आपका कोई विरोध नहीं कर पा रहा है, ये क्या हो गया भैया, ये हो गई भैया लिबर्टी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स रहेगा भैया, ठीक है। कहाँ पे रहेगा भैया, तो आपकी यानी इंडिविजुअल की जो भी एक्टिविटीज है उस पर क्या रहेगा भैया, एब्सेंस रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं लिबर्टी, लिबर्टी यानी क्या भैया, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो बेसिकली आपको कुछ बोलना है तो आपको रोका जाता है क्या, नहीं भाई, एक्सप्रेशन है ना भैया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट आ गया ना, आप क्या कर सकते हो, आपको जो मन में आए हो आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट टू रहती है, जैसे कि पब्लिक मोरालिटी के लिए वगैरह, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, सब खाली समझने के लिए इतना ध्यान में रखो कि आपको क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिलीफ है, फेथ है, आप जिस भगवान को मानना चाहो मान सकते हो, आप जिस भगवान की पूजा करना चाहते हो कर सकते हो, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो कर सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से फॉरेन में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो भैया, आर्टिकल 21 में दिया है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, रिस्ट्रेंट का ऑप्शन यानी एब्सेंस है, आपको कोई विरोध नहीं कर रहा भाई ऐसा करो वैसा करो, नहीं भाई ये गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब रात के 12 बजे तक आप अगर घर से बाहर रहते हो तो भाई आपकी फैमिली ने आप पे क्या नहीं लगाई रखी है, रिस्ट्रेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रह सकते हो आप, तो ये होगी भाई आपके लिए लिबर्टी, समझ में आ रहा है। लिबर्टी यानी क्या आता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, लेकिन सिर्फ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होता है क्या, नहीं भैया, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट तो होगा, इसके साथ ही खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिल्टअप करने के लिए क्या होना चाहिए भैया, अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, क्या, अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी
चाहिए, उसी को कहा जाता है लिबर्टी। समझ में आ रहा है? ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट तो है, क्या है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट तो है, उसके साथ ही क्या मिलनी चाहिए भैया, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। किस लिए भैया, कि हमारी इंडिविजुअल की भी खुद की कुछ पर्सनैलिटी है भैया, क्या है, हमारी हर एक इंडिविजुअल है, उसकी भी कुछ पर्सनैलिटी है ना, उसको डेवलप तो करना पड़ेगा ना, उसको डेवलप तो करना पड़ेगा, ये तभी डेवलप हो पाएगा जब क्या रहेंगी भैया, लिबर्टी रहेंगी। क्या रहेंगी, लिबर्टी रहेंगी। समझ में आ रहा है? अगर हम ब्रिटिश की कॉलोनी होते तो क्या हमें वो खुद की पर्सनैलिटी बिल्टअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती? नहीं, वो तो हमें दबाए रखते ना, क्या रखते, दबाए रखते, कि नहीं भैया इन्होंने ऐसा कर लिया तो क्या कर लेंगे, कल रिवोल्ट कर लेंगे, पढ़ लिख गए तो क्या कर लेंगे, रिवोल्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या वहाँ पे लिबर्टी थी क्या हमको? नहीं, लिबर्टी नहीं थी ना, इसलिए तो हमने क्या करा, बहुत सारी फाइट की, फ्रीडम फाइटर भी है हमारे इसमें हिस्ट्री में बहुत सारे, उन्होंने क्या किया भाई, फाइट की और फिर हमें क्या मिल गई भाई, लिबर्टी मिल गई। उसी के लिए वो फाइट थी ना भाई, हमें बोलने का अधिकार नहीं था भैया, सप्रेस कर देते थे। हिस्ट्री अगर पढ़ी हुई है अपने तो क्या कर देते थे, सप्रेस कर देते थे भैया। एजुकेशन भी लाया गया था, कैसा एजुकेशन था भाई, जो उनके लिए क्या था भाई, एडवांटेजेस था, यूजफुल था, उसी तरह का क्या लाया था भैया, एजुकेशन लाया था उन्होंने। समझ में आ रहा है? उनके हिसाब से वो चेंजेस करते भाई। लिबर्टी थी क्या हमारे पास? नहीं भैया, लिबर्टी नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इसलिए तो क्या किया भैया, हमने फाइट की, हमारे फ्रीडम फाइटर लड़े उनके लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो लिबर्टी यानी क्या होता है, तो लिबर्टी यानी होता है कि भैया एब्सेंस रहना, काय का भैया, तो रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। किस लिए मिलनी चाहिए भैया, कि हमारी हर एक इंडिविजुअल की खुद की पर्सनैलिटी है, उसे डेवलप करने के लिए क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो भाई प्रियम्बल में जो लिबर्टी है कहाँ पे सिक्योर की है, क्या है, तो लिबर्टी यानी ऑल सिटीजन्स को क्या मिलेगी, बिलीफ की लिबर्टी रहेगी, वर्शिप की रहेगी, एक्सप्रेशन की रहेगी। दिया है प्रियम्बल के कीवर्ड्स, अगर आप पढ़ते हो तो, प्रियम्बल अगर पढ़ते हो तो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप दी गई है। ठीक है, इसके ये दी कहाँ पे दी हुई है, फंडामेंटल में दी हुई है, लेकिन एनफोर्स कहाँ पे की हुई मिलेंगी आपको, फंडामेंटल राइट्स में। कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ये क्या है भैया, आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 क्या है भैया, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है ना, यहाँ पे 6 राइट्स आएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर लिबर्टी अगर आपकी वॉयलेट होती है तो आप कहाँ जा सकते हो भैया, हम जा सकते हैं भैया कोर्ट में, कहाँ जा सकते हैं भैया, कोर्ट में जा सकते हैं ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में अगर दिए हुए तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं भैया हम, फंडामेंटल राइट में दिए तो कोर्ट में, क्योंकि भैया फंडामेंटल राइट क्या है भाई, जस्टिशिएबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहाँ पे जा सकते हो, यानी उसका जस्टिस मांगने के लिए, कि नहीं भैया हमारे ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए हैं, ठीक है, तो आप कहाँ पे जा सकते हो भैया, कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या भैया, लिबर्टी हमने कहाँ से ली है भैया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली हुई है। ठीक है, और एक बात मेरे यहाँ पे ध्यान में आएगी, मैं फ्लो में बोल दिया था। ठीक है, जस्टिस जो था ना भैया, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, हमने रशिया से लिया था, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था। कहाँ से लिया था, रशियन रिवॉल्यूशन से 1917 में। ठीक है, और लिबर्टी जो है हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। लिबर्टी यानी क्या होता है भाई, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, उसी के साथ अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। प्रोवाइड करती है लिबर्टी अपॉर्चुनिटी, किसके लिए भैया, हर एक इंडिविजुअल की क्या अपनी पर्सनैलिटी है उसे डेवलप करने के लिए। प्रियम्बल में सिक्योर की गई है भैया लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो। ठीक है, कहाँ से इन्फोर्स की है भैया, फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, अगर वॉयलेशन होता है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं भैया, कोर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, किस लिए जा सकते हैं भैया कोर्ट्स में, भैया हमारे लिबर्टी क्या होगी, वॉयलेट हुई है, उसे फिर से इन्फोर्स कर दो ना, इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर वॉयलेट होती है तो। ठीक है, देखो अब ये पढ़ने के लिए ऐसा लगता है, हाँ यार, आप सोच रहे होंगे भैया ये तो मेरा वॉयलेट हुई थी लिबर्टी, मैं नहीं गया कोर्ट में। वैसे नहीं, एक्सेप्शन भी है। ठीक है, क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है ना, क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। अब ऐसा तो नहीं है, ठीक है, देखो आपके घर पे शादी है, आप क्या कर रहे हो, डीजे वगैरह लगा रहे हो। अगर आप रात भर डीजे बजाना चाहते हो, क्या रात भर डीजे बजाना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, रात भर डीजे बजाना चाहते हो, लेकिन बजा सकते हो क्या, नहीं भैया, लिबर्टी है हमें, लिबर्टी दी हुई है डीजे बजाने की, लेकिन कब तक है भैया, रात के 10 बजे तक की। क्यों भैया, कि भाई लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें
हम जो मन में आए वो करते बैठे। ऐसा नहीं है भैया, हमें क्या है, लिबर्टी दी हुई है, लेकिन उसे एक फ्रेमवर्क में हमको एंजॉय करना चाहिए, ताकि किसी और को हमारी फ्रीडम से क्या हो भाई, हार्म ना पहुंचे, उसे कुछ नुकसान ना हो भाई, उसे कुछ परेशानी नहीं ना हो। ये क्या है भैया, ये लिबर्टी का ही पार्ट है, लिबर्टी है बेसिकली। समझ में आ रहा है? डीजे आप बजाना चाहते हो रात भर, लेकिन बजा सकते हो क्या? नहीं बजा सकते भाई, क्योंकि अगर आप रात भर डीजे बजा सकते हो तो क्या होगा भैया, यहाँ पे इनकी जो लिबर्टी है वो क्या हो जाएगी भैया, वॉयलेट हो जाएगी उनकी लिबर्टी। भाई ये तो सुना चाहते हैं, फंक्शन तो आपके घर में, इनके घर में थोड़ी है। ये 10 बजे तक कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या कर देंगे, ये भी बोलना चालू कर देंगे भैया। ये भी क्या कर देंगे, आपकी कंप्लेंट कर देंगे भाई कि भैया ये हमें परेशानी हो रही है। तब इनकी बेसिकली क्या हो रही है, इनकी लिबर्टी वॉयलेट हो रही है ना आपकी वजह से। समझ में आता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे मन में जो आए वो हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये लाइसेंस नहीं है कि हम जो भी मन में आए वो कर रहे हैं। ठीक है, हमें एंजॉय करनी है भैया लिबर्टी, लेकिन लिमिटेशन में करनी है। क्या है भैया, लिमिटेशन में करनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एनी प्रीएम्बल ने सिक्योर किया नो एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब नो एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मीनिंग ये होता है कि भाई लिबर्टी जो है अनलिमिटेड नहीं है, नॉट अनलिमिटेड। क्या अनलिमिटेड नहीं है भैया, नॉट अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है भैया, नॉट अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या आता है भैया, तो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे लिबर्टी पे। अच्छा भैया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगेंगे भैया, क्योंकि भैया इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। ये बात यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ के लो। समझ में आ रहा है अभी डीजे वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था, डीजे वाला? भाई फ्रीडम तो है, लेकिन बैलेंस भी होना जरूरी है सोसाइटी में। कल आप, आज आप बजा रहे हो, कल ये बजाएंगे, फिर सभी बजाने लगेंगे, इससे क्या हो जाएगा अभी, केओस, केओस हो जाएगा ना भाई पूरा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिबर्टी क्या है भैया, एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं लिबर्टी पे। समझ में आ रहा है? रीजनेबल क्या लगेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगेंगे आपके लिबर्टी पे। तो भैया कैसे लगेंगे, जब इमरजेंसी आप पढ़ोगे ना, तब आपको ये बात समझ में आ जाएंगी। उस वक्त क्या करना है, इमरजेंसी पढ़ना, इमरजेंसी के अपने हमारे लेक्चर्स देख लेना, फिर ये वाला लेक्चर्स देख लेना और को रिलेट कर देना। ठीक है, डोंट वरी, वैसे मैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से एक अलग ही ऐसी को रिलेट वाली सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें हम सभी ऐसा को रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो पढ़ रहे हो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, आपका बहुत अच्छे से प्रीलिम्स यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, वो सभी लाने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो समझ में आ गए भैया? तो लिबर्टी यानी क्या होता है भाई, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। उसके साथ ही हमें लिबर्टी का मीनिंग होता है कि प्रोवाइड किया जाता है अपॉर्चुनिटीज। किस लिए भैया अपॉर्चुनिटीज की भैया, कि हर एक इंडिविजुअल की खुद की पर्सनैलिटी है और उसे डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहाँ पे सिक्योर की गई भैया, प्रीएम्बल में। ठीक है, कहाँ से, यानी हमको अगर उसको क्या बोलती है, सिक्योर तो की गई है कहाँ पे, प्रीएम्बल में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी मिलती है भैया। ठीक है, फंडामेंटल राइट के द्वारा ना। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं भैया, अगर वॉयलेट होती है तो इन्फोर्स करने के लिए कहाँ पे जा सकते हैं हम, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो लिबर्टी है, ये हमारे डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल फंक्शन के लिए जरूरी है या नहीं? समझ रहे हो ना, लिबर्टी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन लिबर्टी का मीनिंग ये है कि भैया कि लिबर्टी एब्सोल्यूट है क्या भैया? नहीं भैया, एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड है। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई लिबर्टी जो है आपको अनलिमिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे भैया। ठीक है, किस लिए रेस्ट्रिक्शन लगेंगे भैया, कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है एंड सोसाइटी है उसमें बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, इमरजेंसी पढ़ना, जैसे आप इमरजेंसी हम पढ़ेंगे नहीं, ये इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स पे यानी क्या रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, जब पढ़ोगे ना तब आपको लिबर्टी का मीनिंग और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको कोरिलेट करने को आने होना। ठीक है भाई, कुछ कुछ वर्ड्स मेरे हिंदी के आप देख रहे होंगे इधर उधर भागते। ठीक है, थोड़ा संभाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि कुछ बेहतर कंटेंट ला सकूँ। और बेसिकली मेरा एम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, ये फ्री वाले कोर्सेस उनको मिल पाए, क्योंकि मुझे नहीं मिल पाया भैया। बहुत लोगों ने मुझे मिसगाइड किया, इस वजह से तो मैं अपनी एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से नहीं दे पाया, अपीयर ही नहीं हो पाया। लेकिन मैंने खुद से किया फिर, लेकिन खुद से करने में इतना वक्त चला गया कि भैया मैं ओवर एज हो गया। ठीक है,
अभी एज लिमिट नहीं है, मेरे एज लिमिट में नहीं बैठता हूँ मैं। एनीवे चलो फिर कहाँ से लिए भैया हमने फिर, लिबर्टी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। ने लिबर्टी यानी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। जो मन में आया वो करने का हमें लाइसेंस नहीं है, ठीक है लाइसेंस, लेकिन उसमें क्या है, लिमिटेशन है। क्या है भैया, लिमिटेशन है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेलिटी, अब इक्वेलिटी यानी क्या होता है भैया, ठीक है। इक्वेलिटी यानी क्या हो जाएगा, देखते एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज। अब एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस यानी क्या होता है, तो भाई बताया था मैंने अभी, ट्रू इक्वेलिटी। ट्रू इक्वेलिटी यानी क्या हो जाता, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यानी भैया डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, डिस्टिंक्शंस नहीं किया जाएगा। यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन है, कोई सोसाइटी का हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है, उससे कुछ एडवांटेजियस पोजीशन या फिर कुछ ऐसे राइट्स नहीं दिए जाएंगे जो औरों को नहीं है। समझ में आ रहा है, हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा, इसी को कहते हैं एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। अगर एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस है तो क्या आ जाएगा भैया, इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है, इसी को कहा जाता है इक्वलिटी। एंड एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी। अब देखो एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज किस लिए चाहिए भैया, किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए भाई, ग्रो भी करना है ना, इसलिए क्या एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए ना इक्वलिटी में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 कहता है फंडामेंटल राइट में। डेवलप होने के लिए क्या चाहिए भैया, इक्वलिटी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी ना। इक्वलिटी कहती ही है ना भाई कि भैया एब्सेंस ऑफ अगर स्पेशल प्रिविलेजेस है तो इक्वलिटी प्रोवाइड कर रही, क्या प्रोवाइड कर रही है भैया, एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर ले सभी के लिए सेम, ठीक है। इसमें कुछ डिस्टिंक्शन रहेगा का, रहेगा क्या, अगर डिस्टिंक्शन अगर रहता तो भैया इक्वलिटी आती ही नहीं। आ जाएगी कि इक्वलिटी, नहीं आएगी, ठीक है। देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड से भैया बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चलते हैं। देखो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, भैया एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस है तो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी जो सभी को मिल जाएंगी, ऑल सिटीजन्स को मिल जाएंगी, उसमें कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। अगर डिस्टिंक्शन अगर रहता है तो भैया इक्वलिटी आएगी ही नहीं, सीधी बात है। समझ में आ रहा है, तो इक्वलिटी यानी क्या होता है भैया कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है भैया, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस का, कि भैया ट्रू इक्वलिटी है, क्या है, ट्रू इक्वलिटी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आपको अभी ध्यान में आ रहा है लिबर्टी इक्वलिटी कैसे रिलेट कर रही है, तो ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो इक्वलिटी भी आपको कहाँ पे मिलेंगी भैया, प्रियम्बल में दी हुई है, प्रियम्बल ही पढ़े। इक्वलिटी ऑफ क्या है भैया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है ना प्रियम्बल में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है नहीं। आपने अगर प्रियम्बल अगर आप पढ़ते हो तो आपको मिलती है नहीं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल, दिया हुआ है, ठीक है। काय में सिक्योर की गई है भाई, इक्वलिटी प्रियम्बल में सिक्योर की गई है। फिर से भाई देखो इक्वलिटी को यहाँ पे दिखने के लिए मिलेंगी आपको आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स में दिखने को मिलेगी भैया, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो ये इक्वलिटी भी क्या है भैया, इक्वलिटी भैया सिविक इक्वलिटी भी है, ठीक है। सिविक इक्वलिटी यानी क्या होता है भैया, ठीक है। तो भैया सिविल राइट्स आपको पता है, सिविल राइट्स यानी क्या होता है, पता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ऐसे सिविल राइट्स तो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोटेक्ट किए हुए रहते, ठीक है। अब ये जो सिविल राइट्स रहते हैं, सिविलाइज सोशल लाइफ जीने के लिए होते हैं, साथ ही साथ जो हमारी बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल करने के लिए रहते हैं, वो भी क्या फुलफिल करने के लिए रहते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है भैया सिविल राइट्स, इसे क्या कहा जाता है, सिविल राइट्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है भैया, एक सेकंड दे दो थोड़ा, जस्ट होल्ड, ओके। चलो फिर इसी को क्या कहा जाता है भैया, इसी को कहा जाता है सिविल राइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इक्वेलिटी सिविक इक्वेलिटी यानी वही हो जाएंगी फिर आर्टिकल 14 टू 80, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है भैया, इक्वेलिटी बिफोर एन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 वही कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है भैया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझेगा ये बातें, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स में अपने आप कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके आर्टिकल 617 क्या कहता है भैया कि भैया अब क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी क्या है भैया, प्रोहिबिटेड है, और अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है भाई उसको पनिशमेंट होगी। आर्टिकल 18 क्या कहता है भैया कि कोई राजा
महाराजा ऐसे टाइटल्स होल्ड नहीं कर सकता है भैया, एकेडमिक टाइटल्स होल्ड कर सकता है, लेकिन जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे, जो क्या थे, हेरिडिटरी टाइटल्स थे, वो होल्ड नहीं कर सकते, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, जैसे कि राजा ऐसे, महाराजा ऐसे, पहले थे ना राजा महाराजा ऐसे टाइटल लगते थे ना, जैसे हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइटल्स हम अभी नहीं लगा सकते, हेरिडिटरी टाइटल्स को क्या कर दिया भाई, बैनिश कर दिया गया है, ठीक है, इक्वलिटी के लिए है भैया। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस है, उसके साथ देखो जैसे ही आ जाएगा ना एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, तो आपको समझ के लेना है कि भैया ट्रू इक्वलिटी है। अगर भैया ट्रू इक्वलिटी है तो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज सभी सिटीजन्स को मिलेंगी, उसमें कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है, अगर डिस्टिंक्शन आता है तो इक्वलिटी नहीं रहेगी, सीधी बात है, ठीक है। ये हो गई भैया सिविक इक्वलिटी। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी, आर्टिकल 325 ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। क्या है भैया, आर्टिकल 325 क्या कहता है कि भैया आप इलेक्टोरेट रोल में रजिस्टर कर सकते हो एक सर्टेन एज होने के बाद, ठीक है। उस वक्त आपके साथ डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली डिस्टिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा कि भैया आप इस रेस के हो, इस कास्ट के हो, इस रिलीजन के हो, इस सेक्स के हो, ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक पर्टिकुलर एज पे आ जाते हो, आपको क्या मिल जाता है, आप इलेक्टोरेट रोल में क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आर्टिकल 326 क्या कहता है भाई कि भैया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके लिए जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। क्या होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी क्या होता है भैया, हमारे इंडिया के सेंस में अगर देखे तो क्या है भैया, यानी जो भी पर्सन अबव 18 ईयर्स हो जाता है, ठीक है, उसे क्या मिल जाता है भैया, उसे मिल जाता है राइट टू वोट। ये राइट मिल जाता है भाई, उसे वोटिंग का राइट क्या क्या मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। अब ये जो वोटिंग का राइट्स है ना भैया, इसकी पहली एज थी इसकी पहली एज थी भैया 21, इसे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। किसने किया है भैया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या हो जाएगी भैया, वही भैया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मैंने कहा था ना कि अभी भी क्या होता है, हमारी जो बहुत सी इंडस्ट्रीज है, आईटी सेक्टर वाईटी सेक्टर में क्या होता है, सेम वर्क के लिए मेल को अलग पैकेज ऑफर किया जाता है और फीमेल को अलग ऑफर किया जाता है। तो ये क्या कहता है इकोनॉमिक इक्वलिटी, बेसिकली आर्टिकल 31, कि भाई मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी जिसका जेंडर हो, अगर वो सेम काम कर रहा है तो उसे क्या इक्वल पे करना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। ये क्या है भैया, ये अपना इकोनॉमिक इक्वलिटी। समझ में आ गई भैया तीनों डायमेंशन, सिविक इक्वलिटी, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, थोड़ा उनको इन्हीं बेसिकली ये जो है ना आर्टिकल 14 डिस्कस करने के लिए बहुत वक्त लगता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ वो आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया इनकम, सॉरी, इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज। लिबर्टी के साथ थोड़ा सोच के देखना इसको, ठीक है। इस पे मैं स्पेशल लेक्चर लाऊंगा, लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैसे कोरिलेट करना है, कैसे सोचना है, कहाँ से सोचना है, कहाँ से नहीं, दिमाग से ही सोचना है ठीक है। बेसिकली कहाँ से सोचना है आपको, दिमाग से ही सोचना है, लेकिन वो किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, ठीक है, कैसे कोरिलेट करना चाहिए वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो क्या है भैया, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी यानी कोई नहीं भैया, भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप, क्या, भाईचारा ऑन टॉप। फ्रैटर्निटी यानी क्या हो जाता है भैया, भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड यानी होता है भाईचारा, ठीक है। अब ये जो भाईचारा है, हम यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से यानी उसको प्रमोट किया गया था भाई, सिंगल सिटीजनशिप। हम कहीं भी जाते हैं भैया, कहीं भी फॉरेन में जाते थे, कहते भाई कहाँ से हो, हम इंडिया से। आपकी सिटीजनशिप क्या है भाई, हमारी इंडियन सिटीजनशिप है। कोई कहता है कि मैं महाराष्ट्र का सिटीजन हूँ, मैं तेलंगाना का सिटीजन हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का सिटीजन हूँ, ऐसे कुछ कहते हैं क्या, नहीं भैया, हम क्या है भैया, इंडियन है। क्या है भैया, इंडियन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है, ठीक है, ये का यानी किस चीज़ से प्रोमोट किया गया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंगल सिटीजनशिप की मदद से, ठीक है। उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी खाली जितना बताता हूँ उतना ध्यान में रखो। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज, सोरेन सिंह कमेटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड की थी, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहते हैं भैया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहती है भैया कि हमारे हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है भैया, हारमोनी प्रोमोट करने की, सभी हारमोनी में रहे हम, ठीक है।
क्या वो प्रमोट करने की। और हारमोनी है तो क्या है भैया, ब्रदरहुड है ना, क्या है, ब्रदरहुड है। हमारी ड्यूटी बनती है भैया, आर्टिकल 51 ये कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी ड्यूटी है कि क्या करें, यानी हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि भैया हम क्या प्रमोट करें, हारमोनी प्रमोट करें। क्या करें भैया, हारमोनी प्रमोट करें। ठीक है, यानी हम जो हमारे रिलीजन है, लिंग्विस्टिक जो भी, हम किस रिलीजन के, किस लिंग्विस्टिक के, कि कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, किस रिलीजन यानी किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी जो भी हमारी सेक्शनल डाइवर्सिटी है वो सब भुला के उसके बियॉन्ड जाके हमें क्या करना है भैया, हमें क्या करना है, हमें प्रोमोट करना है। क्या प्रोमोट करना है भैया, तो क्या करना है भैया, हमें प्रोमोट हारमोनी, कॉमन ब्रदरहुड। यानी हम कहीं पे भी जाए तो क्या कहे भैया, हम इंडियंस है, नकी कहे कि हम साउथ इंडियंस हैं, हम नॉर्थ इंडियंस, वी आर फ्रॉम द साउथ इंडिया, वी आर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, ऐसे नहीं होने को चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ये कहता है। ठीक है, उसके अलावा प्रीएम्बल में और दो थिंग्स बताई हुई है। क्या दो थिंग्स बताए हुए भैया, कि ये जो फ्रैटर्निटी है दो थिंग्स होल्ड करती है। कौन सी दो थिंग्स भैया, तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ क्या करती है, इंडिविजुअल ये होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रिटी भैया करती है, इंटीग्रिटी। भाईचारा है तो क्या रहेगा भैया, यूनिटी रहेगी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रहेंगी। अगर भाईचारा ही नहीं भैया इंडिया में, तो सोचो क्या, जस्ट सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे यार, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, कि इंडिया में भाईचारा नहीं है तो क्या हो जाएगा भैया। तो बेसिकली जो फ्रैटर्निटी है ना भाई, डिग्निटी भी बढ़ाती है ना अपनी, प्रेस्टीज भी क्या करती है, बढ़ाती है ना। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी इतना तो ध्यान में आ गया, इतना यानी मैंने जो भी बकबक की है उसमें से, ठीक है, कि डिग्निटी कैसे ये प्रमोट करता है फ्रैटर्निटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो समझ में आ जाएगा आपको, चलो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो समझ में आ जाएगा, डिग्निटी नहीं आते तो हम और किसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर लेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको तो आना चाहिए अभी, कि डिग्निटी ये कैसे प्रमोट करता है या फिर अश्योर करता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कैसे अश्योर करती है फ्रैटर्निटी। भाई भाईचारा है तो अपने आप डिग्निटी आ जाएगी भैया। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी क्या करती है, अश्योर करती है। कौन भैया, प्रीएम्बल। ठीक है, ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना, वो कहाँ से लाया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से डाला गया है। ठीक है, और कौन से दो वर्ड है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, समझ में आ गया फ्रैटर्निटी यानी क्या होता है भैया, फ्रैटर्निटी होती है नहीं, ये नहीं होता है भैया भाईचारा। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करती है भैया, कि हमें कॉमन ब्रदरहुड, हमारी ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कॉमन ब्रदरहुड, हारमोनी ये प्रमोट करने की। ठीक है, बियॉन्ड द रिलीजियस, हम किस रिलीजन से, किस लैंग्वेज से, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से रीजन से यानी बिलोंग करते हैं, उन सबके बियॉन्ड जाके हमें क्या करना है भैया, फ्रैटर्निटी प्रमोट करनी है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप ध्यान में रखना। उसके बाद देखो भाई, के एम मुंशी कौन थे भैया, के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे भैया, एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में इन्होंने कुछ बताया या फिर जो फ्रेज है उनको एक्सप्लेन किया है। देखो भाई क्या कहा है उन्होंने, कि जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है भैया, ठीक है, वो हमारे मटेरियल बेटरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, पता है आपको ये। ठीक है, उसके बाद हमारा जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके लिए भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहती है ना डिग्निटी, जहाँ पे डिग्निटी आती है ना भैया, ये वर्ड, ये बात समझ के लेना कि हर एक इंडिविजुअल की अपने आप अपनी पर्सनैलिटी है, और वो जो पर्सनैलिटी है वो सैक्रेड है। क्या है भैया, सैक्रेड है, पवित्र है भाई। आप किसी इंडिविजुअल को ऐसी ह्यूमिलेट नहीं कर सकते कि नहीं भैया आप इस ऐसे हो, आप वैसे हो, आप उस रेस से बिलोंग करते हो, आपकी कास्ट ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हर एक की क्या रहती है भाई, डिग्निटी रहती है। उनकी डिग्निटी की हमें क्या करनी चाहिए भैया, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिग्निटी आपकी फंडामेंटल राइट से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल राइट्स जो है उससे भी मिलती है भैया डिग्निटी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखो क्या कहा है फिर आगे, उसमें दिया है कि अभी जो डिग्निटी है कहाँ से, किस प्रोविजंस में दी है, मैंने कहा था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी ध्यान में रखना। ये भी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद तो पता ही है आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और एक कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है कि भाई ऐसे जो भी प्रैक्टिसेस है जो वुमेन की पोजीशन को क्या करते हैं, डेरोगेट करते हैं, डिटोरेट करते हैं, उन सभी प्रैक्टिस को हमने क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, हमारी इंडिया की सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या करना चाहिए भैया, प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए,
प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या फंडामेंटल ड्यूटी और कहता है एक चीज़ कि भाई हमारी ऐसी प्रैक्टिस है जो वुमेन की पोजीशन को डिटोरेट करती है, जो वुमन का सम्मान नहीं करती, जो प्रैक्टिस क्या वुमन का सम्मान नहीं करती, उन सभी प्रैक्टिसेस को हमें क्या करना चाहिए भैया, क्या करना चाहिए, रिनाउंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, रिनाउंस करना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है। इसके अलावा क्या कहता है भाई, हमारी इंडिया की यूनिटी, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, इसको भी हमें क्या करना चाहिए भैया, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या दिया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्या आता है भैया, तो ये बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल भी चाहिए और टेरिटोरियल डायमेंशन भी चाहिए। पिछले लेक्चर्स में मैंने कहीं तो भी आपको बताया था। ठीक है, देखो भैया ये इंडिया है। अब इंडिया में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है भैया, ये सब यानी यूनियन ऑफ स्टेट है ना, सभी क्या मेल यानी सभी स्टेट है यहाँ पे, कोई ऐसा स्टेट है नहीं कि जो इंडिया की यूनियन के बाहर है। ठीक है, अब देखो लेकिन भाई साइकोलॉजिकली नहीं है, यानी जो यहाँ पे रह रही है सिटीजन्स, ठीक है, वो साइकोलॉजिकली क्या नहीं है, यूनाइट नहीं है। क्या नहीं है, यूनाइट नहीं है, उनमें भाईचारा ही नहीं है, ब्रदरहुड ही नहीं रहे। तो क्या रहेगी भैया इस ये जो है नहीं, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ज़्यादा दिन तक बरकरार रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। टूट जाएंगे ये हमारी ये जो स्टेट्स है वो, स्टेट्स में क्या हो जाएगा, केओस मच जाएगा भैया। समझ में आ रहा है, यानी बोल रहे देखो एक बात बताता हूँ, ये घर है भैया, ठीक है, अब इसमें देखो 4 भाई है, ए बी सी डी, सब मिलजुल के रहे भैया। फिर शादी होने के बाद भैया इनकी वाइफ आ जाती है A1, इनकी वाइफ जाती है B1, इनकी वाइफ जाती है C1, इनकी D1। ठीक है, अब टेरर अगर इनमें प्यार ही नहीं है सब में, तो क्या एक घर में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे भैया। यानी इनकी साइकोलॉजिकल यूनिटी नहीं है, टेरिटोरियल यूनिट है, एक ही घर में रह रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनकी टेरिटोरियल यूनिटी होगी कि नहीं भैया, ये पूरा इनका घर है, ये रह रहे थे, टेरिटोरियल यूनिटी है। लेकिन ये अगर इनके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, ठीक है, प्यार नहीं है, तो ये क्या साइकोलॉजिकली यूनिटी है क्या, नहीं। कुछ दिन में क्या हो जाएगा भैया, ये घर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 के टुकड़े हो जाएंगे, घर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो नेशन की, वो साइकोलॉजिकली भी होनी चाहिए और टेरिटोरियल डायमेंशन में भी होनी चाहिए। वैसे भी हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है भैया, इंडिया दैट इज भारत, ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी क्या हुई थी लास्ट टाइम इलेक्शन में 2024 में, थोड़ा बहुत हुआ था, मैं रिलेट करके दूंगा आपको। ठीक है, कैसे में मिसगाइड या फिर मिसलीड किया जाता है। एनीवे चलो, आर्टिकल 1 क्या कहता है अभी, इंडिया जो कि भारत है वो क्या है भैया, यूनियन ऑफ स्टेट है, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्या है भैया, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में भी क्या कहा गया है कि हमारा जो यूनियन है, ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट्स क्या हो गई भैया, एक साथ आ गए एग्रीमेंट करके और फिर क्या बन गया, हमारा यूनियन बन गया, उनका यूनियन बन गया और उस यूनियन को इंडिया कहा जाता है, ऐसे नहीं है भैया। समझ में आ रहा है, हमारा इंडिया कैसे बने, इंडिया में ये ऑलरेडी ऐसा इंडिया था। हमने जो स्टेट यानी डिमार्केट किए है, फिर जो भी हमारे स्टेट के स्टेट वाइज डिवीजन किए हुए, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भैया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, फेडरेशन में बताया था मैंने कमिंग टुगेदर वाला। ठीक है, कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन बताया था ना, क्या है कमिंग टुगेदर। ठीक है, ऊपर देख लेना आप कमेंट, अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया कि क्या बोल रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ऐसा यूनियन नहीं है कि क्या स्टेट के बीच में का एग्रीमेंट है, सभी स्टेट इकट्ठा आ गए, उनका यूनियन बन गया, फिर हमने उसे इंडिया कहा गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और किसी भी स्टेट को राइट नहीं है भैया यूनियन से बाहर जाने का। कोई भी जो यूनियन है वो क्या नहीं, सॉरी, कोई भी स्टेट हो इंडिया से क्या है बाहर नहीं जा सकता। जा सकता है क्या भाई, वो सिसीड नहीं कर सकता। ठीक है, यूनियन छोड़ने का उनको अधिकार नहीं है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या कहता है, ये 2 थिंग्स हमारे आर्टिकल 1 कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो क्या ऐसे बीच में का एग्रीमेंट है। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आते बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब बहुत सारे यहाँ पे अगर स्टेट्स देख रहे हो ना, तो ये क्या है, हमारे इंडिया में पहले से ही थे, नहीं पूरा इंडिया ये था हमारा ऐसा। ठीक है, अभी ये जो स्टेट्स हमने डिवाइड किए थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ऐसा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया। हमारा इंडिया ऐसा नहीं फॉर्म हुआ है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है, ये सब एक आए और इन्होंने फिर क्या कर लिया, यूनियन बना लिया और इस यूनियन को नाम दिया इंडिया। इनका तो फेडरेशन कहा जाता है।
ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हमारी इंडिया में जो हमने स्टेट की डिवाइड यानी डिवीजन की हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे की गई है, ठीक है। और हाँ, जो हमारे इंडियन ये जो यूनियन है इसमें कोई भी स्टेट जैसे महाराष्ट्र कल उठ के नहीं कह सकता भाई मुझे यूनियन में नहीं रहना है, मैं अपना अलग देश कंट्री बना रहा हूँ, अलग कंट्री खुद को घोषित कर रहा हूँ, ऐसा वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यही थी भैया हमारी फ्रैटरनिटी। क्या थी भैया? फ्रैटरनिटी थी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखो भैया सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस दिया गया है कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है उसमें पॉलिटिकल वैल्यूज भी मिलेंगी, मोरल वैल्यूज भी मिलेंगी और रिलीजियस वैल्यूज भी मिलेंगी। अब पॉलिटिकल वैल्यूज कौन सी है भैया? हमारे प्रियम्बल का कैरेक्टर। पॉलिटिकल वैल्यू क्या हो जाएंगे? अभी प्रियम्बल में क्या दिया है? कैरेक्टर। क्या है भैया कैरेक्टर? नेचर, सोवरियन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, दिया गया है कीवर्ड्स, ये हो गए कैरेक्टर। उसके अलावा भैया नेचर, सॉरी ऑब्जेक्टिव, ये कैरेक्टर में नेचर आ गया, कैरेक्टर में नेचर। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये हो गया हमारे प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली प्रियम्बल में क्या है? हमारी फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज जो है ये पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। तो भाई पॉलिटिकल वैल्यूज कौन से प्रियम्बल में दी हुई? तो कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक, सोशल, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव हो गए, सॉरी कैरेक्टर हो गए, नेचर हो गया हमारे इंडिया का। और ऑब्जेक्टिव है नहीं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये कीवर्ड्स दिए हुए ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सभी क्या है? पॉलिटिकल वैल्यूज है। ये सभी क्या है? पॉलिटिकल वैल्यूज है, ठीक है। अब मोरल वैल्यूज कौन से है भैया? मोरल वैल्यूज है भैया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है मोरल वैल्यूज, सोच के देखो, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वलिटी, मोरल वैल्यूज नहीं है भैया। इक्वलिटी, लिबर्टी, क्या है भैया? मोरल वैल्यूज नहीं है ना? समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई रिलीजियस वैल्यूज दिए है क्या? जी भैया रिलीजियस वैल्यू भी दिया है। सेकुलरिज्म, सेकुलर स्टेट दिया है वर्ड प्रियम्बल में, ये होगी भैया रिलीजियस वैल्यू। आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये पढ़ेंगे अपन फंडामेंटल राइट्स में, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इंडिया रिलीजियस है क्या? नहीं है भैया। इरिलीजियस है क्या? नहीं है भैया, ठीक है। एंटी रिलीजन है क्या? नहीं। तो क्या है भैया? इंडिया न्यूट्रल है भैया। क्या है? न्यूट्रल है। इंडिया रिलीजियस भी नहीं है, इरिलीजियस भी नहीं है और एंटी रिलीजियस भी नहीं है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, बेसिकली प्रियम्बल में दिया हुआ है आपको, ठीक है। जैसे सब वैल्यूज आपको समझ में आ गया। पॉलिटिकल वैल्यूज कौन से है? तो जो भी नेचर है, कैरेक्टर है और ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल वैल्यूज है। उसके बाद मोरल वैल्यूज क्या हुई? जस्टिस, इक्वलिटी यानी लिबर्टी, ठीक है। और रिलीजियस क्या हो गया भैया? सेकुलरिज्म वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा था, के एम मुंशी ने क्या कहा था, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या करना? पढ़ लेना, उन्होंने क्या कहा था, बेसिकली यही दिया हुआ है, तो आप बस वो पढ़ के ध्यान में रखना। कभी कभी एग्जाम में क्या हो जाता है कि ये किसने कहा था, ऐसे यानी आता है पूछने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि मुंशी ने क्या कहा था भाई? ये क्या हॉरोस्कोप है भाई, भाई हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ठीक है। के एम मुंशी ने कहा था, तो ये आप पढ़ लेना वहां से, ठीक है। इतना कुछ है नहीं उसमें। उसके बाद देखो प्रियम्बल, ओके। उसके बाद देखो, अभी देखो प्रियम्बल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, तब क्या थी भैया? आर्टिकल 395 थे, शेड्यूल थे 8 और प्रियम्बल भी था। अब प्रियम्बल कब एनेक्ट किया गया भैया? प्रियम्बल तब लागू हुआ जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने के बाद हमारा प्रियम्बल एनेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल एंड फिलोसफी थी उससे वो कन्फर्म रहे, उससे वो कन्फर्म रहे, अनुरूप रहे, उसके लिए उसके अनुसार रहे, इसलिए प्रियम्बल को बाद में एनेक्ट किया गया था। कब? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में, ठीक है। तो इसी कंट्रोवर्सी भाई आई थी कि भाई प्रियम्बल जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली प्रियम्बल क्या करता है? देखो इतना बड़ा क्या है हमारा प्रियम्बल, क्या है भैया? प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेटिक सेटअप का, ठीक है। यानी प्रियम्बल में, यानी या प्रियम्बल में, ठीक है, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनके भाई एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वो एम्बिगस है। क्या है? एम्बिगस है। क्या है भैया? एम्बिगस है, ठीक है। उनके यानी एक से ज्यादा मीनिंग जो रहती है उसे एम्बिगस कहा जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से कीवर्ड्स है, ऐसे बहुत से आर्टिकल्स में कीवर्ड्स मिलेंगे आपको जिनके एक से ज्यादा क्या निकलते हैं? मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। अब ऐसे अगर मीनिंग निकलते हैं तो भैया कौन सा मीनिंग सही है, कौन सा मीनिंग लेना है अपने को, तो ये हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रियम्बल।
प्रियम्बल की मदद से क्या कर सकते हैं भैया, हम उनका मीनिंग क्या कर सकते हैं, यानी क्या ले सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, सॉरी इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके लिए प्रियम्बल क्या यूजफुल है, ठीक है। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव दिए हुए ना, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड या फिर इनको बेस मान के आप ऐसे भी यानी समझ सकते हो कि इन सब के जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रियम्बल में, जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको बेस मान के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वेरियस आर्टिकल्स है, जो भी वेरियस टर्मिनोलॉजीज आई हुई है, यानी जिनके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं, उनके मीनिंग हम इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल, या फिर प्रियम्बल की मदद से, ठीक है। इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बहुत ही यूजफुल स्टेटमेंट है समझने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया इतना है, ठीक है। तो इसी कंट्रोवर्सी थी भैया कि प्रियम्बल भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या पूरा इनेक्ट होने के बाद लागू कर दिया गया था, तो भैया प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो बेरूबाई यूनियन की केस हुई थी 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर और एक केस होता है भैया केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है कि जी है भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बेरूबा यूनियन में कहा जाता है कि नहीं भैया पार्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है फिर केशवानंद भारती केस में, जी भैया हमारा क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ तक कहा गया था कि भाई ये जो प्रियम्बल है ना, इनका इसका बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है हमारा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ तक कहा गया था केशवानंद भारती केस में, ठीक है। फिर एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ ये 1995 में, इसमें कहा जाता है कि नहीं भैया प्रियम्बल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो खाली आपको इतना भी ध्यान में रखे तो भी चलेगा कि बेरीबाई यूनियन केस 1960 में कहा था पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये केशवानंद भारती केस में अमेंडमेंट के बारे में भी बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस 1973, बहुत बार इसको आपका जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो फिर भैया अभी करंट ओपिनियन क्या है भैया प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसके बारे में करंट ओपिनियन क्या है। तो क्या है भैया, तो यस प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। करंट ओपिनियन क्या है कि यस प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन ये भी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि प्रियम्बल क्या करता है, हमारे लेजिस्लेचर जो है उसको पावर भी नहीं देता है और उसके पावर को प्रोहिबिट भी नहीं करता है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और प्रियम्बल क्या है भैया, नॉन जस्टिशिएबल, यानी आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो, वायलेशन अगर होता है तो जा सकते हो क्या, नहीं। या फिर कोई प्रोविजंस एनफोर्स नहीं हुए हैं तो आप नहीं कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि इनको एनफोर्स करवा दो, क्योंकि भाई नॉन जस्टिशिएबल है, क्या है, नॉन जस्टिशिएबल, ठीक है। समझ में आ गया भाई प्रियम्बल पार्ट है या नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो क्या है भाई प्रियम्बल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनका बेस मान के, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल से वेरियस टर्मिनोलॉजीज आई है उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रियम्बल, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं एक से ज़्यादा फ्रेजेस फ्रेजेस के, एक से कोई अगर फ्रेज है तो उसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते तो हम प्रियम्बल का बेस मान के उनको क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। 1960 बेरूबाई यूनियन केस में पार्ट नहीं है, केशवानंद भारती केस 1973 पार्ट है, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 इंटीग्रल पार्ट है। करंट ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, जी भैया प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन ये दो चीज़ें ध्यान में रखना कि लेजिस्लेचर की जो पावर है, ठीक है, उसका सोर्स नहीं है प्रियम्बल, और उनकी पावर पे उनकी पावर को प्रोहिबिट भी नहीं करता, और नॉन जस्टिशिएबल है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो अमेंडेबिलिटी। अब अमेंडेबिलिटी यानी क्या होता है भैया कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, ये भी एक मुद्दा है ना, ठीक है। अब देखो बेरूबाई यूनियन केस में क्या होता है कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कोई चीज अगर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो उसे अमेंड किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं, क्यों क्यों, क्योंकि भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं था, हम अमेंड कैसे करेंगे उसको, समझ में आ रहा है, अमेंड अमेंड कर पाएंगे क्या, जी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई वही केशवानंद भारती केस 1973, इसमें क्या हो जाता है, इसमें कहा जाता है ना कि क्या है भैया प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तभी इसे अमेंड किया जा सकता है कि जी भैया अमेंड किया जा सकता है अभी, क्यों किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पार्ट है, इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। लेकिन क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 3
68। लेकिन प्रियम्बल क्या प्रियम्बल में जो भी हमारे क्या किए गए फंडामेंटल फीचर्स है प्रियम्बल के, जो इंश्योर किए गए हुए प्रियम्बल में, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। अमेंड कर सकते हैं क्या उसको? नहीं कर सकते। यानी क्या है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर था ना, अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है अगर प्रियम्बल, ठीक है, तो इसको अमेंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, अमेंड करें कर सकते हैं, लेकिन जो भी बेसिक एलिमेंट्स है, जो भी फंडामेंटल एलिमेंट्स है, उनको हम अमेंड नहीं कर सकते भैया। ठीक है, यानी वी कैन अमेंड द प्रियम्बल अंडर आर्टिकल 368, but we cannot destroy the basic elements of the constitution, basic elements of the constitution जो enshrined, which are enshrined in the preamble। खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि यस, अंडर आर्टिकल 368 वी कैन अमेंड द प्रियम्बल, लेकिन प्रियम्बल में जो बेसिक एलिमेंट्स है, प्रियम्बल में जो बेसिक एलिमेंट्स है उसे हम अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, या फिर बेसिक एलिमेंट्स अगर ध्यान में रहता, फंडामेंटल फीचर्स तो मैंने बताया, जो हमारे प्रियम्बल के फंडामेंटल फीचर्स है उसे हम अमेंड नहीं कर सकते। बेसिकली यही कह रहे हैं कि भाई कि अंडर आर्टिकल 368 तुम प्रियम्बल को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, लेकिन प्रियम्बल में जो भी बेसिक एलिमेंट्स है उसे तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इतना बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रियम्बल इससे पहले अमेंड हुआ है क्या जी भाई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अमेंड हुआ है। ठीक है, इसमें इस एक्ट ने 3 वर्ड्स क्या ऐड किए थे? कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए थे भैया? एक किया था भैया सोशलिस्ट, एक था भैया सेकुलर, और एक था भैया इंटेग्रिटी। पढ़े हमने ये सब। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट थी इसको क्या कर दिया गया? वैलिड करार कर दिया गया। क्या? वैलिड। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कि नहीं भैया ये जो अमेंडमेंट है ये क्या है? वैलिड है। ठीक है, तो आखिर में क्वेश्चन यही है कि प्रियम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? जी हाँ, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? जी हाँ, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन प्रियम्बल में जो भी बेसिक एलिमेंट्स इंस्टेंट किए गए हुए या फिर जो भी बेसिक एलिमेंट्स है, उन बेसिक एलिमेंट्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। प्रियम्बल अमेंड हुआ है क्या जी भाई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से अमेंड हुआ है। 3 वर्ड्स SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड किए गए है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। तो भैया ये था हमारा प्रियम्बल। ठीक है, आई होप कि मैंने प्रियम्बल के साथ जस्टिस किया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है मेरा, तो थोड़ा संभल लीजिएगा। बाकी तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि और बेहतर कर पाऊँ खुद को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं जल्दी। सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।